नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी सुबह से ही लापता। आधिकारिक कार्य के दौरान दोनों अधिकारी हुए लापता। भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी अधिकारियों के समक्ष ये मामला उठाया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक हुई संपन्न। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बसपा के नेता बैठक में हुए शामिल। कई उच्च अधिकारी भी हुए शामिल। मुंबई में सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए लोकल ट्रेन का संचालन शुरू। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने की आम जनता से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न लगाने की अपील। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 51%। अब तक करीब 1,70,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,53,000। दुनिया भर में इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 47.7%। 79 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। आईसीएमआर ने की कोरोना की जांच के लिए एक नई एंटीजन टेस्ट किट जारी। नाक के स्नॉब पर आधारित होगा टेस्ट। आरटीपीसीआर परीक्षण से की पुष्टि नहीं होगी जरूरत। मास स्क्रीनिंग में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के बाद से ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे संवाद करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री इस बैठक के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 के बढ़ते मामलों, अर्थव्यवस्था के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही स्थिति से निपटने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं थम रहा है और रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। एक तरफ महामारी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार देने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की गंभीर होती स्थिति ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर एक बार फिर बातचीत करेंगे। ये बैठकें 16 और 17 जून यानी अगले हफ्ते में मंगलवार और बुधवार को होगी। शुक्रवार रात प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस बैठक के बारे में जानकारी दी गई। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान देश में कोरोना की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों को लेकर आगे की रणनीति पर रायशुमारी की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक को 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भाग में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ 16 जून को दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे। इनमें पंजाब, आसम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि दूसरे भाग में 17 जून को दोपहर 3 बजे 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ बातचीत होगी। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल हैं। दूसरे दौर की वार्ता को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कोरोना संक्रमण के लिहाज से सबसे अधिक मामले इन्हीं में से कुछ राज्यों में हैं। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 5 बार बात कर चुके हैं। ये बैठकें 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और 11 मई को हुई थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट की चुनौती से लड़ने के लिए राज्यों का हौसला बढ़ाया और केंद्र की ओर से हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। इस महीने 28 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से फोन और मैसेज के जरिए सुझाव साझा करने का आग्रह किया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 भी दिया है। आम लोगों के द्वारा भेजे गए सुझाव और विचार में
से चुनिंदा सुझावों और विचारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आपके विचार हमेशा मन की बात की ताकत रहे हैं और इसे 130 करोड़ भारतीयों की ताकत दिखाने वाला एक जीवंत मंच बनाया है। पड़ोसी देश नेपाल से आयात निर्यात फिर से बढ़ गया है। लॉकडाउन के बीच आयात 2% और निर्यात 10% तक आ गया था। अब 70% बढ़त लॉकडाउन के बाद देखी गई। पिछले कुछ दिनों से सीमा के इस पार और उस पार आने वाले ट्रकों की कतारें पहले जैसी लगने लगी हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता सुबह चाय से लेकर दवाओं तक का है। अपने देश से सब्जियां, दाल, चावल रोज नेपाल बिक्री के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ नेपाल से औषधियां यहां आती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे 4 बड़े स्थान हैं जहां से आयात निर्यात होता है। इनमें बढ़नी, गौरीफंटा, सोनौली, रुपईडीहा के रास्ते वाहन एक से दूसरे देश की सीमाओं में प्रवेश करते हैं। लॉकडाउन के दौरान सोनौली बॉर्डर पर ट्रकों की संख्या 100 तक आ गई थी, जो कि पिछले दिनों 450 तक रहती थी। इसी तरह रुपईडीहा नेपालगंज बॉर्डर पर ट्रकों की संख्या 250 से 60-70 तक आ गई थी। अब वापस इनकी संख्या पहले जैसी हो गई है। बॉर्डर पर एसएसपी और राजस्व के लिए कस्टम के अधिकारी तैनात रहते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कस्टम अधिकारी बीपी शुक्ला ने बताया कि पिछले दिनों दोनों देशों के बीच व्यापार सामान्य हो गया है। कस्टम के अधिकारी सीमा क्षेत्र पर सक्रिय हैं और नज़र रखे हैं कि कोई तस्करी का सामान इधर से उधर ना जाए। भारत नेपाल के बीच अटूट रिश्ता है। यहाँ से पेट्रोल, डीजल, गैस से लेकर सब्जियाँ, दाल, चाय पत्ती, सब्जी, चमड़े के उत्पाद रोजाना नेपाल जाते हैं। इसी तरह वहाँ से जड़ी बूटियाँ, मसाले, पेंट उद्योग में इस्तेमाल होने वाला रोजीन भारत आता है। सोनौली बॉर्डर से नूडल्स, पशुचारा भारत के लिए आता है। बिना एक दूसरे की मदद के किसी का काम नहीं चलने वाला। नेपाल से रिश्तों को लेकर चल रही खबरों के बीच हालात पूरी तरह सामान्य हैं। व्यापार पर कोई असर नहीं दिख रहा। जैसे जैसे दोनों देशों में उद्योग फिर से चालू होते जा रहे हैं, आयात निर्यात भी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अनलॉक 1 में शादियों पर लॉकडाउन के नियम लागू हो रहे हैं। बीते 12 दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली से शादी करने वाले 256 जोड़ों को घर लौटने के बाद प्रशासन ने एहतियातन होम क्वारंटाइन किया है। इन्हें 14 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। एडीएम वित्त योगेंद्र कुमार ने कहा कि जिनकी शादी दूसरे राज्यों से हुई है उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। ऐसे जोड़े घर से बाहर न जाएं, उनकी निगरानी कराई जा रही है। 3 जोड़ों को उल्लंघन पर चेतावनी भी दी गई। उन्होंने कहा कि किसी जोड़े में अभी तक संक्रमण की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दूसरे राज्यों से वैवाहिक कार्यक्रम करने वालों को होम क्वारंटीन जरूर किया गया है। गैर राज्यों में जाने वाले बारात में शामिल होने वाले लोगों को चिकित्सीय परीक्षण के बाद ही अनुमति दी जा रही है। जो अस्वस्थ हैं या बीमार हैं उन्हें जाने की अनुमति नहीं है। वैवाहिक कार्यक्रम में शस्त्र ले जाने पर पूरी तरह रोक है। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और अब ये 50% से ज्यादा हो गई है। वर्तमान में मरीजों के ठीक होने की रिकवरी की दर 50 से 60% है और अब तक देश में कोविड-19 के संक्रमण से 1,62,378 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और कुल 1,49,348 कोरोना मरीज चिकित्सकीय निगरानी में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उचित समय में संक्रमण की पहचान और बेहतर चिकित्सा प्रबंधन से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है। दूसरी तरफ संक्रमित व्यक्तियों में नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आईसीएमआर की टेस्टिंग क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है। आईसीएमआर ने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच के लिए परीक्षण प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकारी लैब की संख्या बढ़ाकर 646 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 247 कर दी गई है। शनिवार सुबह 9 बजे से रविवार सुबह 9 बजे के बीच 1,51,432 नमूनों की जांच की गई और इसके साथ ही रविवार तक जांचे गए सैंपल की कुल संख्या 56,58,614 के आंकड़े को छू गई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की आज एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि अमित शाह राजनीतिक दलों के साथ कोविड-19 से निपटने के उपायों पर चर्चा करेंगे। और इस बीच दिल्ली में रविवार को 2224 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड-19 के मामलों की संख्या लगभग 41,182 हो गई और अब इस महामारी से दिल्ली में 1,337 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली को सुरक्षित रखने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की समीक्षा के लिए कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली की जनता की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय लिया है, जिससे राजधानी में 8,000 बेड बढ़ जाएंगे। ये कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में मरीज के संपर्क में आए लोगों की पहचान अच्छे से हो पाए, इसके लिए घर घर जाकर हर एक व्यक्ति का व्यापक स्वास्थ्य सर्वे किया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोरोना की टेस्टिंग को बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा और 6 दिन बाद टेस्टिंग को बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। साथ ही कुछ दिन बाद कंटेनमेंट जोन में हर पोलिंग स्टेशन पर टेस्टिंग की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। दिल्ली के छोटे अस्पतालों तक कोरोना के लिए सही जानकारी और दिशा निर्देश देने के लिए सरकार ने एम्स में फोन पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए वरिष्ठ डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे निचले स्तर तक कोरोना से लड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों का संचार किया जा सके। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए निर्धारित कोरोना बेड में से 60% बेड कम रेट में उपलब्ध कराने, कोरोना उपचार और कोरोना की टेस्टिंग के रेट तय करने के लिए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो आज अपनी रिपोर्ट देगी। गृह मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत पूरी मजबूती से कोरोना महामारी से लड़ रहा है। अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय लिया है, जिससे मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार जल्दी किया जा सके और दिवंगत व्यक्ति के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए कम प्रतीक्षा करनी पड़े। गृह मंत्री ने कहा कि कई स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। इस क्रम में सरकार ने स्काउट एंड गाइड, एनसीसी, एनएसएस और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इस महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में वॉलंटियर के नाते जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के तीनों नगर निगमों के उच्च अधिकारियों, उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक कर राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के हालात का जायजा लिया गया। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी शिरकत की। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिन में ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों के महापौर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से घर घर स्वास्थ्य सर्वे, कोरोना की टेस्टिंग का बेहतर तरीके से निचले स्तर तक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द से जल्द कोरोना मुक्त, स्वस्थ और समृद्ध देश और दिल्ली बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए दिल्ली सरकार, तीनों मेयर और तीनों नगर निगमों के आयुक्तों को साथ मिलकर काम करना होगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आपसी समन्वय से दिल्ली में कोरोना को हराना है और ये सभी के सहयोग और समन्वय से ही संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को अमल में लाने के निर्देश भी दिए।
साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त को सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोविड-19 की चिंताजनक स्थिति के प्रबंधन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 2 उच्च स्तरीय बैठकों के बाद केंद्र ने कई अहम घोषणाएं की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंपने को लेकर तय दिशा निर्देशों में राहत दी है। ऐसे मामलों में शव लेने के लिए परिजनों को प्रयोगशाला के नतीजों की पुष्टि का इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि ये साफ कर दिया गया है कि शव को सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों के तहत ही रखा जाना चाहिए। शवों के अंतिम संस्कार में एहतियात को लेकर 15 मार्च 2020 के स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देश लागू रहेंगे। केंद्र सरकार ने एम्स, दिल्ली, DGHS, स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के 4 डॉक्टरों की 3 टीमें गठित की हैं। दिल्ली नगर निगम के कर्मी उनकी सहायता करेंगे। टीमें दिल्ली में प्रस्तावित कोविड-19 समर्पित अस्पतालों का निरीक्षण करेंगी और सुधार के लिए सिफारिश करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक दिल्ली स्थित एम्स ने हिंदी और अंग्रेजी में 24/7 हेल्पलाइन स्थापित की है, जहां पे लोग OPD के लिए समय ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर है 9115444155। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक सार्थक रही और कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए साझा तौर पर अहम फैसले लिए गए। इस बीच दिल्ली सरकार ने रविवार को अपना वो फैसला वापस ले लिया जिसमें 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने शनिवार को यह आदेश जारी किया था। दिल्ली चिकित्सा संघ ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा था कि इस फैसले से गैर कोविड मरीजों के इलाज में परेशानी आएगी, जिसके बाद इस आदेश को रविवार को वापस ले लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार की सहायता के लिए 4 IAS अधिकारियों को तुरंत दिल्ली स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों में वर्तमान में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात अवनीश कुमार और मोनिका प्रियदर्शनी और अरुणाचल प्रदेश में तैनात गौरव सिंह राजावत और विक्रम सिंह मलिक शामिल हैं। गृह मंत्री ने केंद्र से भी दिल्ली सरकार के लिए 2 और वरिष्ठ IAS अधिकारियों SCL दास और SS यादव की तैनाती का आदेश दिया है। आगरा में 5 साल के बाद मध्य जून में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना बेहाल कर दिया है। साल 2016 में प्री मानसून के कारण 4 दिन तक बादल और बूंदाबांदी ने राहत दी थी, लेकिन इस बार मध्य जून में न तो बारिश हुई और न ही प्री मानसून के बादल छाए। उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। तापमान 40-45 डिग्री पर है, लेकिन लोग पसीने से तरबतर हैं। मौसम विभाग के अनुसार 19 जून से पहले उन्हें गर्मी से राहत नहीं मिल पाएगी। मानसून ने इस बार तय समय से पहले उत्तर प्रदेश में दस्तक दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन प्री मानसून ने अभी तक लोगों को कोई राहत नहीं दी है। उमस भरी गर्मी में कूलर, पंखे फेल साबित हो रहे हैं। ऐसे में AC की मांग बढ़ गई है। पहले दिन में जो 2 से 3 घंटे AC चलाते थे, अब 5 से 6 घंटे तक AC चलाया जा रहा है। यही हाल रात में भी है। रात में 2 घंटे से 3 घंटे AC चलाने वाले भी अब 6 से 7-8 घंटे AC चला रहे हैं। इससे बिजली की मांग में ज़बरदस्त उछाल आया हुआ। बिजली की मांग अब 320 से 325 मेगावाट पहुंच रही है, जबकि बीते सालों में जून में यह 450 से 480 मेगावाट तक रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनलॉक का अर्थ है अनुशासन। कोरोना बचाव के लिए अनलॉक व्यवस्था के दौरान पूर्ण अनुशासन में रहना आवश्यक है। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगातार सतर्क रहना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को अपने सरकारी आवास लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, हापुड़ और बुलंदशहर पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इलाज की बेहतर सुविधा सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने एनआरसी क्षेत्र के कोविड अस्पतालों में बेड और चिकित्साकर्मियों की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 11 जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अफसरों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने के आदेश दिए। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने और इसका बैकअप भी तैयार रखने के आदेश दिए। बैठक में जानकारी दी गई है कि मनरेगा के तहत प्रदेश में 57,12,000 श्रमिकों को कार्य मिला है, जो वर्तमान में देश में सबसे अधिक है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपकी तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।